वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण जो कि मैं लगातार आपको बता रहा हूं, उसमें जो अपचयन अभिक्रिया और विहाइड्रोहैलोजनी अभिक्रिया होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है और आपको इन्हें करने में बहुत परेशानी होती है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं तो उन समीकरण को हल करने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी से बचने के लिए मैं जब भी आपको किसी भी टॉपिक के रासायनिक गुण कराता हूं, उसके लिए एक वर्गीकरण बना देता हूं ताकि आप उस वर्गीकरण को समझे और समझने के बाद आप रासायनिक समीकरण को करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो आइए सबसे पहले एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण का एक वर्गीकरण बना लेते हैं। इसको आपको अच्छे से समझना है और फिर किस तरीके से अभिक्रिया होती है ये भी बहुत इजी वे में आपको पता चल जाएगा, जिससे कि आप तुरंत ही रासायनिक अभिक्रिया बहुत आसानी से बना पाएंगे। चलिए चलते हैं एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। एल्किल हैलाइड जिसको RX कहते हैं के रासायनिक गुण। एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण को मैंने 5 भागों में बांटा है। इसी तरीके से आप भी समझिए 5 भाग कौन कौन से हैं, आपको ये याद करना है। नंबर 1, जो पहला भाग को आपको पढ़ना है वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़नी है। कौन सी? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सबसे पहले आपको पढ़नी है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं कौन कौन से तत्वों के साथ ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको अच्छे से कवर कराया है। इसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे धातुओं से अभिक्रियाएं। धातुओं से अभिक्रियाएं ये वाला टॉपिक भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। इसमें मैंने आपको 3 धातुओं Na, Mg और Zn इससे अभिक्रिया बताई थी। Na, Mg और Zn ये अभिक्रियाएं भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको इनको भी समझनी है और ये भी मैंने बहुत अच्छे से कराया है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रियाएं। विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रियाएं या अभिक्रिया। ये वाली अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। लगातार बोर्ड में आपसे ये अभिक्रिया पूछी जाती है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है आपको। इस अभिक्रिया को जब आप समझेंगे, देखिए किस तरीके से होती है और कैसे इससे उत्पाद बनता है। इसके बाद जो आप इसी वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विहाइड्रोजनीकरण और अपचयन अभिक्रिया पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। अब इस पहले अभिक्रिया को समझिए। ये जो अभिक्रिया है आप नाम से ही समझिए, विहाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन और हैलोजनीकरण
और हैलोजन का अणु, दोनों आप एल्किल हैलाइड में से इनका विस्थापन होता है। यानी कि जो एल्किल हैलाइड होती है इसमें से ही एक तो हैलोजन का अणु और एक हाइड्रोजन का अणु विस्थापित हो जाता है। इसलिए इस अभिक्रियाओं को विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये जो अभिक्रिया है 1, 2 या बीटा अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती है और ये विलोपन अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि हैलोजन में से हाइड्रोजन और हैलाइड दोनों का विलोपन हो जाता है, ये दोनों निकल जाती है, इसलिए इसको कहते हैं विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। आइए समझा देता हूं किस तरीके से होती है। जो एल्किल हैलाइड होता है, एक एल्किल हैलाइड लिख देता हूं R CH2 Br, ये मैंने लिखा एक एल्किल हैलाइड। जब इसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH, ये जो KOH होता है ना एल्कोहलिक होता है, एल्कोहल की उपस्थिति में होता है, एथिल एल्कोहल ले लीजिए C2H5OH। अब याद रखना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। अगर जलीय कहता तो एल्कोहल बनती, अगर जलीय कहता तो एल्कोहल बनती, लेकिन इसने एल्कोहलिक बोला है तो एल्कीन बनेगी। क्या बनता है इससे? एल्कीन। अब आप जरा समझिए, एक तो हैलाइड का अणु, ये देखिए ये हैलाइड का अणु और एक हाइड्रोजन का अणु अलग अलग कार्बन से विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापित निकल जाते हैं। इसका मतलब एक तो Br की कमी आई है इस कार्बन पे और इस कार्बन से हाइड्रोजन की कमी आई है। दो समूह के कमी होने के कारण कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, इसी को ही एल्कीन कहते हैं। कैसे होती है यह विक्रिया? अब आप जरा इसको भी समझिए, अब आप इस वाले को भी समझिए। ये जो पोटेशियम होता है के, ये Br को लेके बाहर हो जाता है, तो इस कार्बन पे एक संयोजकता की कमी आ जाती है, यानी कि KBr बाहर हो जाता है। ये बात समझ में आई? और इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन का अणु और ये OH का अणु जल के रूप में बाहर हो जाता है, यानी कि जल भी निकल जाता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं एल्किल हैलाइड पे एक हाइड्रोजन की और एक हैलाइड अणु की कमी हो गई, इसलिए ही इसको विलोपन अभिक्रिया कहा। और आप ये भी देखिए ये 1 कार्बन से निकला, अगर संख्या दें 1 और ये 2 कार्बन से, इसलिए इस अभिक्रिया को 1,2 विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गई, इसलिए बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब आप समझिए क्या बचा। R CH, 2 थे हाइड्रोजन के, एक निकल के चलेगा, CH रह गया। और जब दोनों कार्बन पे एक एक संयोजकता की कमी हो गई, इसलिए यहां डबल बॉन्ड आ गया और यहां क्या बचा? CH2। यही बनती है एल्कीन। तो आपको याद रखना है विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया जो होती है वो एल्कोहलिक KOH से होती है और इस अभिक्रिया में एल्कीन बनती है। बस ये ध्यान रखना, अगर जलीय होती तो एल्कोहल बनती, फिर OH आके इस पे जुड़ जाता, के पोटेशियम को, के ब्रोमाइड को लेके बाहर हो जाता, OH समूह आके जुड़ जाता, फिर एल्कोहल बनती। तुलना भी करिए आप, यहाँ जलीय KOH बोला तो एल्कोहल बनेगी और एल्कोहलिक KOH बोला तो एल्कीन बनेगी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया होती है। लेकिन अगर यही अभिक्रिया द्वितीयक एल्किल हैलाइड से होती है, प्राथमिक तो यह हुआ, द्वितीयक या आइसो, द्वितीयक से होती है या आइसो से होती है। देखिए किस तरीके से, पहले इसे भी समझ लीजिए। इस अभिक्रिया की जगह अगर R की जगह आप CH3 रख देंगे, इस R की जगह CH3 समूह लेते हैं, ऐसा कैसे ही CH2Br, इसका नाम हो गया प्रोपिल ब्रोमाइड। 3 कार्बन के अणु को प्रोप कहते हैं ना, तो प्रोपिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब KOH से कराते हैं एल्कोहलिक, यानी कि अल्कोहल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल C2H5OH, और जब इसको गर्म करते हैं तो R की जगह हमने लिया था CH3, तो CH डबल बॉन्ड CH2, तो प्रोपीन बनती है।
ये हुआ प्रोप, प्रोप में 3 कार्बन आता ना, इन जुड़ गई प्लस KBr और जल का अणु इसमें निकलता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस R की जगह अगर ब्यूटीन कहता तो कार्बन के 2 ले लेते और, तो ये आपकी समझ में आई। इस तरीके से आप कभी भी एल्कोहलिक KOH की क्रिया RX से करानी हो तो एल्कीन बनेगी। अभी बात चल रही थी कि अगर द्वितीयक एल्कोहल से कराते हैं, जिसको आइसो भी बोलते हैं, एक सूत्र लिख देता हूं द्वितीयक का। द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया करा के देख लेते हैं। देखिए ये अभिक्रिया अगर आपने नोट कर ली हो तो अब द्वितीयक से करा के देख लेते हैं। अब समझिए, अब देखिए द्वितीयक से अगर ये ले लेते हैं CH3 CH2 CH और Br यहां लिख दिया और एक ग्रुप जोड़ दिया CH3। ये देखिए द्वितीयक किसे कहते हैं पहले ये समझिए। जो ये CH ग्रुप होता है इसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ हो, CH के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जब जुड़ जाता है तो इसे आइसो या द्वितीयक कहते हैं। तो इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। आइसो इस ग्रुप से आइसो हो गया और 4 कार्बन आ रहे हैं तो ब्यूटिल और Br को ब्रोमाइड या द्वितीयक एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। अब आप इसकी क्रिया जब करा देते हैं हम KBr से एल्कोहलिक, KOH से सॉरी KOH से एल्कोहलिक, अब देखिए C2H5OH की उपस्थिति में जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे, अब देखिए Br तो ये बाहर होती ही है, ये Br तो बाहर हो जाएगी K के द्वारा। अब बात आती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन भी बाहर होनी है क्योंकि इसका नाम अभिक्रिया वी हाइड्रो, हाइड्रो भी बाहर होनी है तो वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, हैलोजन का अणु तो K के साथ बाहर हो जाएगा। बात चलेगी अब हाइड्रोजन यहां भी है, हाइड्रोजन यहां भी है और दोनों ही इस कार्बन से जुड़ी हुई है। अब हाइड्रोजन ये बाहर होती है या ये बाहर होती है, निकटवर्ती तो ये दोनों ही है ना हाइड्रोजन इस कार्बन के, तो अब कौन सी बाहर होनी है, यहां नियम लागू हो जाता है सेटजफ रूल। कौन सा, सेटजेफ नियम। अब इस नियम को समझिए क्या कहता है। एल्किल हैलाइड से ब्रोमाइड का अणु उस हाइड्रोजन के साथ विस्थापित होता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, यानी कि हैलाइड का अणु उस हाइड्रोजन के द्वारा विस्थापित होता है, उस हाइड्रोजन के साथ विस्थापित होता है जिस निकटवर्ती कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये नियम आप लिख भी सकते हैं, सेटजेफ नियम पूछा भी जाता है। इस नियम के अनुसार हैलाइड का अणु निकटवर्ती उस कार्बन के हाइड्रोजन के द्वारा विस्थापित होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब यहाँ तो हाइड्रोजन है 3 और यहाँ है 2, तो आप ही बताना, यही तो हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी, यही तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से बाहर होती है और यहाँ Br का अणु बाहर हो गया, तो इन कार्बन पे एक एक संयोजकता की कमी हो गई, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब आप इस अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे ये समझिए, CH3 CH सिंगल बॉन्ड लगाइए ना, ऐसा ही होता है, और ये यहाँ क्या डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि एक कार्बन की इस संयोजकता की कमी एक पे इस पे, और ये हो जाएगा आगे CH और इससे आगे आ जाएगा CH3, चाहे सामने लिख दीजिए चाहे इस CH3 को आप इधर भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा ब्यूट 2इन। देखिए ब्यूट तो इसलिए क्योंकि 4 कार्बन आए हैं और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आया है इसलिए 2इन, तो क्या बन जाएगी ब्यूट 2इन बनती है सेटजेफ नियम के अकॉर्डिंग। और प्लस साथ के साथ क्या बाहर हुआ है, KBr भी बाहर हुआ है और प्लस और जल बाहर हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि Br तो K के साथ बाहर हो जाएगा KBr, और यो OH इस हाइड्रोजन को लेके बाहर हो जाएगी तो जल भी बाहर हो जाएगा। इस तरीके से आपने ये जानी विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं, आप देख सकते हैं विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है
विहाइड्रोहैलोजनीकरण की अभिक्रियाएं। इसके बाद अब करते हैं अपचयन अभिक्रियाएं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिए। अब पढ़ते हैं अपचयन अभिक्रियाएं। नंबर 2, अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रियाएं। देखिए, इसमें आपको याद रखना है कि जो एल्किल हैलाइड होता है, याद करने का तरीका, जो एल्किल हैलाइड होता है इसका जो अपचयन होता है उन तत्वों को नाम याद रखिए, और हमेशा जब इसमें आप लिखेंगे एल्केन बनती है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का आके एल्किल हैलाइड के अणु के साथ जुड़ जाना, यानी कि हैलाइड का अणु RX जो होता है ना, RX, ये हैलाइड का अणु बाहर हो जाएगा और हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगी, इसे कहते हैं अपचयन, एल्केन बनेगी। देखिए कैसे। अब आपको तत्वों का नाम याद रखना है। एक तो LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी उपस्थिति में अपचयन होता है। एक होता है ZnHCl की उपस्थिति में। ये तत्वों के नाम आप याद रखिए, ZnHCl की उपस्थिति में। एक होता है H2 और PDC, इन दोनों की उपस्थिति में। और एक जो तीसरा आपको याद रखना है, एक रखना है रेड फास्फोरस प्लस HCl, इनकी उपस्थिति में अपचयन होता है। अब अपचयन किस तरीके से होता है, या X भी लिख सकते हैं, X2, रेड फास्फोरस X2 की उपस्थिति में। ये चारों तत्व की उपस्थिति में जब भी एल्किल हैलाइड का अपचयन आप करेंगे तो एल्केन बनेगी। देखिए किस तरीके से। अब आप एल्केन भी समझिए। सबसे पहले आपने लिया कोई एल्किल हैलाइड RX, और इसका अपचयन कर रहे हैं LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयन हो रहा है। देखिए, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का आके जुड़ना। तो ये जो R होती है इसके साथ एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगी, तो ये बन गई एल्केन। कैसे, मैं अभी दिखाऊंगा करके। और लिथियम X के साथ बाहर हो जाएगा LiX, और प्लस एल्यूमिनियम भी है धातु, तो AlX3। अब आप ये समझिए, यहां तो मैंने लिखा AlX3 और यहां लिखा LiX, क्यों होता है ऐसा, ये भी समझिए। देखिए होता क्या है, Li के 3 परमाणु क्रमांक होता है। जब लिखते हैं 2 1, तो पीछे 1 आया है, तो Li के ऊपर 1 प्लस का आवेश होता है। और जबकि एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 13। जब हम इसको लिखते हैं 2 8 3, तो पीछे आया है 3, तो एल्यूमिनियम पे 3 प्लस के आवेश आ जाते हैं। और जो हैलाइड होता है ये X पे 1 माइनस होता है। ये आपको अगर पता है, देखो अब मैंने क्या बताया जरा यहां समझो, इधर समझा देते हैं। ये जो Li था इस पे 1 प्लस था, X पे 1 माइनस, दोनों पे सेम आयन हट गए, तो LiX बनेगा, ये रहा। और एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज थे और X पे 1 माइनस, तो ये 3 पॉजिटिव तो आ जाएंगे X के अणु, तो इसलिए X3 हुआ। और 1 माइनस का होने के कारण Li का 1 अणु। तो जब आपस में जुड़ते हैं, इसके आयन इसके साथ, इसके आयन इसके साथ अणुओं के रूप में आ जाते हैं, इसलिए AlX3 बना। जब आप इसे संतुलित करोगे तो यहाँ देखिए H के कितने हैं, 4, तो इसके आगे 4 लगाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन के 4 है। और R के कितने हैं, 4, तो यहाँ 4 लगा देंगे। तो अब देखिए ये संतुलित हो गई। अब किस तरीके से होता है, अगर यहां मैं ले लेता हूं R की जगह मैथिल ब्रोमाइड, X की जगह Br प्लस LiAlH4। अब आप समझिए, R की जगह क्या लिया हमने, CH3, और एक हाइड्रोजन यूरी, तो CH4 हो गया नहीं, CH3 तो ये R, और एक हाइड्रोजन ये I, तो CH4, और ये क्या होता है, मैथेन। यही तो एल्केन होती है। एल्केन होती क्या है, एल्केन जितने कार्बन के अणु होते हैं, अगर कार्बन का अणु 1 है तो हाइड्रोजन के दुगना करके 1 2 जोड़ दीजिए तो एल्केन बन जाती है। तो 1 का दुगना 1 के 2 में गुना करो, 2 एकम 2 और 2 जोड़ दीजिए 4, तो मैथेन बन गई। ये एल्केन होती है। अब इसे
साथ के साथ क्या बनेगा, संतुलित भी करते चलेंगे, 4 लगा दीजिए, प्लस ये ऐसे कैसे ही LiBr लिया ना हमने, तो ब्रोमाइड आ गया, प्लस AlBr3। इस तरीके से ये अभिक्रिया ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप R की जगह एथिल लिखना चाहते हैं, एथेन, तो एथेन बनेगी, देखो एथिल कैसे, CH3CH2 ये लिख दिया, और X की जगह Br, एथिल ब्रोमाइड ले लीजिए, प्लस LiAlH4। इसकी उपस्थिति में जैसे ही अपचयन करते हैं तो देखिए CH3CH2 एक हाइड्रोजन और आ जाएगी, तो CH3CH3 हो जाएगा नहीं, और ये क्या हुआ, एथेन। अभी मैंने आपको बताया था कार्बन के अगर 2 है, 1 2, तो हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए थे, दुगना करके 2 जोड़ो, 2 दूनी 4 और 2 6, देखो 3 और 3 6, क्लियर। और प्लस क्या बन जाएगा, LiBr प्लस AlBr3। इस तरीके से आप देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं याद रखना, ये याद रखना है कि अगर कभी भी एल्किल हैलाइड का अपचयन इनमें चारों में से किसी के भी द्वारा करते हैं तो एल्केन बनती है, चारों से ही क्या बनती है, एल्केन बनती है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, क्योंकि जब मैं कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब अभिक्रिया कराऊंगा, तो इन अपचयन अभिक्रियाओं का वहां प्रयोग करूंगा। अब आप देखिए, और भी अपचयन देखिए, ZnHCl की उपस्थिति में भी देखिए किस तरीके से करना है। अगर आप RX प्लस, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, अभी बताया ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, और किसकी उपस्थिति में अपचयन कर रहे हैं, ZnHCl की उपस्थिति में अपचयन अभिक्रिया अगर हम करते हैं, तो आप ये समझिए R के साथ तो ये H आ जाएगा, और एक H X को लेकर बाहर हो जाएगा, HX बाहर हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन के अणु काम आते हैं, कैसे, HX तो बाहर हो गया एक X को लेके, और क्या बचा, RH, तो बन गया ही नहीं, एल्केन आ गया ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब आप फिर समझिए कैसे की ये अभिक्रिया, ये क्या हुआ है, R की जगह अगर मैं मैथिल ग्रुप रख दूं CH3, और X की जगह फिर Br रखूं, तो ये 2H लिए हैं, तो होता क्या है, किसकी उपस्थिति में होती है ये, ZnHCl। तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी, CH4 हो जाएगा, और प्लस HBr बन जाएगी, और इस तरीके से मैथेन बन गई। यही एल्केन होते हैं, चाहे एथेन बनाए। अब आपको ये देखना है बनानी क्या है, अगर प्रोपेन बनानी हो, प्रोप में कितने कार्बन आते हैं, 3, तो 3 कार्बन का एल्किल ग्रुप रखिए, 3 कार्बन का, R की जगह 3 कार्बन का, अगर आप क्या बना रहे हैं, प्रोपेन, और प्रोपेन में 3 कार्बन आते हैं, तो 3 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप ले लीजिए। एल्किल ग्रुप लेना भी आप सीखिए कैसे लिया जाता है। अगर 3 कार्बन लेने हैं तो हाइड्रोजन के आएंगे, दुगना करके 1 जोड़िए, 3 दूनी 6 अरे 7, हाइड्रोजन के 7 आएंगे। और इसको लिखने का तरीका ये होता है, प्रोपिल हो गया है, प्रोपिल को समीकरण में शुरू में CH3 लिख दीजिए, बाद में CH2 3 कार्बन के ऐसे लिखिए, तो देखिए यही बन गया, C के 3 है, H के 7 है, तो प्रोपिल ऐसे लिख दीजिए, और इसके साथ क्या लेना है आपको, Br। क्लियर। अब इसका अपचयन कर रहे हैं, ये रहा, किसकी उपस्थिति में, देखिए ZnHCl की उपस्थिति में। तो अब ये देखिए CH3 ये जो CH2 है ना, एक हाइड्रोजन और आ जाएगी यहाँ, तो ये भी CH3 हो जाएगा, CH3 CH2 CH3 बन गई नहीं प्रोपेन। यही तो होती है प्रोपेन। प्रोपेन का सूत्र मैंने अभी बताया था, जितने कार्बन आएंगे, 3 कार्बन आए तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 का दुगुना 6 और 2 जोड़ दिए 8, देखिए 8 ही है, तो प्रोपेन बनी नहीं बनी, और प्लस इसके साथ क्या बनेगा, HBr। इस तरीके से अपचयन के द्वारा आप बहुत ही इजी से कोई सी भी एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, कोई भी। बस आपको ये ध्यान देना है, आपसे एग्जाम में कितने कार्बन के एल्केन बना रहा, 2 कार्बन के कह रहा है तो यहाँ 2 रख दीजिए। तो अपचयन अभिक्रिया समझ रहे हैं, जब भी एल्केन हैलाइड का अपचयन होता है तो एल्केन बनती है। इसी तरीके से एक अपचयन अगर आप करें, ये समझिए RX, इसका अपचयन अगर हम कर दे H2 किसके उपस्थिति के द्वारा, PD और C,
इन दोनों की उपस्थिति में अगर अपचयन क्रिया कहते हैं तो एक हाइड्रोजन, यही आर एच तो बनेगा ही, एल्केन तो बनेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी और एक एच एक्स, यही सेम ऊपर की तरफ देखिए, देखें तो इसी तरीके से जैसे ये कि ये भी हो जाएगी। तो ये अपचयन क्रिया हो रही है बहुत इजी से। और जो था आर एक्स नंबर 4, ये क्रिया करा देते हैं X2, हाँ, और किसकी उपस्थिति में, रेड फास्फोरस और प्लस X2 की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो X2 तो RH तो बन जाएगी, नवजात हाइड्रोजन का जुड़ना, यही तो हाइड्रोजन यहां भी लगेगी RH और प्लस HX इसमें भी बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको चारों तत्वों के नाम पता होना चाहिए, किसी के भी द्वारा आप अपचयन अभिक्रिया बहुत इजी से कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड का अपचयन अगर करते हैं तो एल्केन बनती है। तो ये हुए आज आपके एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां और उसके रासायनिक गुण। एक बार आप जरा ये देख लीजिए अपचयन गुण में, ये RX के जो मैंने आपको RX के बनाने की विधि, RX बनता किससे था, इस डायग्राम को याद रखिए। नंबर 1, RX बनाने की विधि भी आपको पता हो, अल्कोहल से बनता है। एक तो अल्कोहल से बनाया था आपने, अल्कोहल पे 5-6 तत्व लिखवाए थे मैंने जिनसे बनता है, वीडियो में जाके देख लीजिएगा। और एक मैंने बताया था, एक जो बनता है ROS से तो बनता ही बनता है, एक बनता है एमीन से RNH2 से, एक RCOOAG से बनता है एल्किल हैलाइड, ये पता होना चाहिए। और एक बनता है हेलोजन विनिमय से, यानी कि NaI से, या NaI के अलावा और किससे बनता है, AgF। ये देखिए इन चारों के द्वारा बहुत ही इजी वे में आप क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड। और ROH पे किस किस की अभिक्रिया द्वारा बने था, ये SOCl2 से क्रिया करा दें ROH की, या PCl3 से, या PCl5 से, या HX से, या NaBr से, ठीक है, इनमें से। और रेड फास्फोरस और X2, इसकी इनकी किसी की भी अभिक्रिया, इनमें से किसी की भी अभिक्रिया अल्कोहल पे कराएंगे तो RX बनेगा। ये बात समझ में आ गई। और रासायनिक गुण देखिए इसके, रासायनिक गुण में मैंने आपको सबसे पहले प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई, प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था RX की क्रिया अगर आप कराएंगे NaI से करा दीजिए, चाहे AgNO2 से कराइए, चाहे AgNO3 से करा देते हैं, चाहे NaNO2 से, चाहे KCN से, चाहे AgCN से, और किस किस से होती है, NaOR और जलीय NaOR और जलीय KOS से, या NaOS से, या नम Ag2O से, इनसे क्रिया करा, इनसे ये तत्व जो है RX प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। ये मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया है, ये आप एक बार देख लीजिए। और रासायनिक गुण में आपने पढ़ा है धातुओं से अभिक्रिया, ये डायग्राम आप तुरंत दोहराइए, धातुओं से अभिक्रिया, कभी भी रिएक्शन आपकी गलत नहीं होने की। और 3 धातु मैंने आपको बताई थी, Na, Mg और Zn, इनसे अभिक्रिया। और इसी वीडियो में आपने पढ़ा है विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया, विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। और इसमें अभी मैंने बताया किससे क्रिया कराते हैं, अल्कोहलिक KOH से, अल्कोहलिक KOH से, अल्कोहलिक KOH से। और फिर आपने पढ़ी अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, और इसमें एल्केन बनी है। ये हुआ आपका पूरा का पूरा एल्किल हैलाइड, ये रहा, ये है आपका पूरा का पूरा एल्किल हैलाइड। एक बार देख लीजिए, ये रहा, ये है आपका पूरा का पूरा एल्किल हैलाइड। इसको नोट कर लीजिए, ये पूरा चैप्टर है आपका एल्किल हैलाइड। और मैंने इसकी वीडियो बहुत अच्छे से डाली हुई है, आप उस वीडियो के माध्यम से इनको कर सकते हैं।
तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा एल्किल हैलाइड चैप्टर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना ना आप भूले बिल्कुल भी, जिससे कि आपको बहुत अच्छी वीडियो प्राप्त हो सके। इसके नेक्स्ट तुरंत आप पढ़ेंगे बोर्ड में इस लेसन से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको करना बहुत जरूरी है, तो उनकी प्रैक्टिस जरूर करिए। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो लगातार बोर्ड में आ रहे हैं इस चैप्टर से। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के बाद, जो कि बहुत अच्छी होने वाली है। बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो जरूर समझिए मेरे से। जब तक आप बोर्ड की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका कोई भी टॉपिक क्लियर अच्छी तरीके से नहीं हो सकता। इसलिए बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे जरूर करिए। वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आपको, बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एल्किल हैलाइड से। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।